नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सीए अभिषेक जैन एक बार फिर उस टॉपिक के साथ जो प्रैक्टिकल लाइफ में तो अपना इम्पोर्टेंस रखता ही रखता है, बल्कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अहम रोल रखता है एज फार एज कंपनीज टैक्सेशन इज कंसर्न। हम 2019 फाइनेंस एक्ट की बात तो करने ही वाले हैं, साथ ही साथ जो टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट 2019 आया, सेक्शन 115 BAA और BAB किस तरीके से टैक्स कैलकुलेशन में इम्पैक्ट डालते हैं, 115 JB मेट कैलकुलेशन एंड अदर प्रोविजंस। हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेट के प्रोविज़न और टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझना जरूरी है कि जो कंपनी का डिवाइडेशन है एज फार एज टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दो तरीके से हुआ। आप देख सकते हैं, डोमेस्टिक कंपनी और दूसरी फॉरेन कंपनी। अब डोमेस्टिक कंपनी में इंडियन कंपनी तो कवर है ही है जो कि रजिस्टर्ड है। इवन दो इन द डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक कंपनी व्हाट also is covered is company who made arrangement for declaring dividend out of the income chargeable to tax in India। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, यानी इंडियन कंपनीज इज कवर्ड एज वेल एज, इवन दो अगर वो फॉरेन कंपनी भी है और उसका अरेंजमेंट किसका, डिक्लेयरिंग डिविडेंड अगर यहाँ करती है तो वो भी डोमेस्टिक कंपनी होगी। हम इसलिए ये डिफरेंस देख रहे हैं क्योंकि टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से मेट कैलकुलेशन के लिए दोनों में कैटेगरीज में डिफरेंस है। सेकंड, फॉरेन कंपनी, अ कंपनी विच इज नॉट अ डोमेस्टिक कंपनी, एज सिंपल एज दैट। तो क्या फॉरेन कंपनी डोमेस्टिक हो सकती है? इसका आंसर मैंने पहले ही दिया, बिल्कुल। इफ फॉरेन कंपनी मेकिंग अरेंजमेंट फॉर डिक्लेयरिंग डिविडेंड इन इंडिया, देन डेफिनेटली दैट कंपनी विल बी ट्रीटेड एज डोमेस्टिक कंपनी। हम इसके आगे पहुंचते हैं कि भाई ये टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कंसर्न है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन सिंपल सा यही है, क्योंकि जो टैक्स रेट है, जो डिफाइन है टैक्स रेट, डोमेस्टिक कंपनीज पे दे आर टैक्स्ड 30%, बट अगर टर्नओवर, ग्रोस रिसिप्ट प्रीवियस ईयर 17-18 की डज नॉट एक्सीड 400 करोड़, देन जो टैक्स रेट है दैट इज 25%। अगर फॉरेन कंपनी है तो टैक्स रेट 40% होगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि टैक्स रेट में डिफरेंस है और जो कि टैक्स लाइबिलिटी में डिफरेंस लेके आता है। जो टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट 2019 आया, उससे थोड़ी सी पिक्चर सिनेरियो और भी चेंज हुआ। अब आप देखेंगे दो सेक्शन जो बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 115BAA कंसेशनल रेट दी गई एट द रेट 22% प्लस सरचार्ज प्लस सेस, आप देख सकते हैं डोमेस्टिक कंपनी के लिए। बट उनमें कंडीशन लगा दी गई क्या कि कुछ नॉन अवेलमेंट ऑफ प्रॉफिट लिंक डिडक्शन, कोई भी जो प्रॉफिट लिंक डिडक्शन है या एडिशनल डेप्रिसिएशन है एटसेट्रा, कुछ कंडीशंस है, वो आप अवेल नहीं कर सकते। तो रेट पर कम हुई 22%। ये ध्यान रखना, इट इज अगेन अ सब्जेक्ट टू नॉन अवेलमेंट ऑफ द सम डिडक्शन एंड एडिशनल जो डिडक्शन मिलती है वो सब। 115BAB क्या बोलता है? कंसेशनल रेट 15%, या रेट और भी स्लेस डाउन हुई, 15% कर दी गई, प्लस सरचार्ज प्लस सेस। वो एक कंडीशन लगाई गई है, न्यू मैन्युफैक्चरिंग, आप देख सकते हैं डोमेस्टिक कंपनी जिसका सेटअप है और जो रजिस्टर्ड है, सेटअप एंड रजिस्टर्ड आफ्टर 1/10/2019 and commence manufacturing on or before 31st March 2023. But again, additional condition, non-availment of some profit link deduction or additional depreciation etc. That is again separate जो किया गया। तो कहने का मतलब यहाँ ऐसा है, अगर हम ब्रॉड सेंस में देखें तो टैक्स रेट अगर 17-18 के अंदर, आप देखें 17-18 के अंदर अगर ग्रोस रिसिप्ट या टर्नओवर 400 करोड़ से एक्सीड नहीं करता तो 25%, अदरवाइज 30%। बट
if you want to opt, if any corporate assessee want to opt or take the benefit of 115BAA कैपिटल कंसेशनल रेट का, जो कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या कुछ भी हो सकती है, डोमेस्टिक कंपनी के लिए है 22% रेट. बट अगर न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, अगर आप 115BAB की बात कर रहे हैं, तो दैट इज अगेन अ सेपरेट. 1 अक्टूबर के बाद जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसका सेटअप हो, रजिस्टर्ड हो, 31/3/2023 तक वो जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है कमेंस हो जानी चाहिए. तो टैक्स रेट लगेगा 15% जो सरचार्ज है, और एजुकेशन सेस है, दैट इज अगेन अ सेपरेट थिंग. बट कंडीशन, प्रॉफिट लिंक डिडक्शन नहीं ले सकते, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं ले सकते, और कुछ जो इम्पोज की गई है. साथ ही साथ 115BAA की अगर हम बात करें, यानी कि BAA जो 22% रेट का जो अभी हमने डिस्कस किया, दैट कैन बी एक्सरसाइज, फ्यूचर में एक्सरसाइज कर सकता है असेसी, और इस एक्सरसाइज को डेफर भी कर सकता है. अगर उसको लगे कि प्रॉफिट लिंक डिडक्शन जो साइजेबल अप्रोप्रिएट है, तो वो नहीं ऑप्ट करेगा. अगर उसको लगता है कि वो नहीं लेना चाहता और ऑप्ट करना चाहता है, तो कभी भी डेफर करके ले सकता है. पर ये ध्यान रखें, एक बार वंस असेसी हैज ऑप्टेड, देन ही डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन टू सरेंडर द सेम. 115BAB की बात करें तो यहाँ एक अगेन इन्फोर्स किया गया कि अगर आप 115BAB जो कि 15% टैक्स रेट है न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे, वो ऑप्ट करते हैं, तो वेरी फर्स्ट ईयर यू हैव टू टेक दिस डिडक्शन. अगर आप नहीं लेते तो ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहता, और एक बार आपने ऑप्ट कर लिया तो असेसी आर नॉट सपोज टू टेक अगेन रिवर्सल ऑफ दैट. नाउ अब अगर हम बात करें आगे 115GB की, इट मे बी नोटेड, आप देख सकते हैं लास्ट कंपनीज एक्सरसाइज ऑप्शन अंडर सेक्शन 115BAA and BAB are not liable to MAT provision. ये उनको एक और ऑप्शन दिया गया कि उनको फ्री कर दिया जाएगा, मेट के अकॉर्डिंग उनको मिनिमम रेट टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा. नाउ अब हम आगे चलते हैं, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स 115GB. 115GB, as you know, this is again a minimum tax that each and every company need to bear. If we compare this tax with normal provision of the Income Tax Act. बुक प्रॉफिट, इसको भी 15% किया गया, स्लेश डाउन किया गई रेट. असेसमेंट ईयर 2021 के लिए 15% प्लस सरचार्ज प्लस सेस अप्लीकेबल होगा बुक प्रॉफिट पे. यहाँ एक पॉइंट नोट करने वाला है, या अगर आप नोट देखेंगे, नोट के अंदर क्या लिखा गया है आप देखिएगा, रेट होगी मेट की 9% इन केस ऑफ ए कंपनी or unit of an international financial service center and deriving its income solely in convertible foreign exchange. तो ये रेट मेट की 9% हो जाएगी अगेन. तो यानी मीनिंग देयर बाई, अगर हम मेट की बात करें, आइदर दोनों ऑप्शन रहेंगे हमारे पास, दो ऑप्शन इन द सेंस दोनों में से एक, विच एवर इज हायर. नॉर्मल टैक्स प्रोविजन जो लगता है उसके अकॉर्डिंग आपने टैक्स निकाला, और 15% बुक प्रॉफिट, विच एवर इज हायर. दोनों में से जो भी ज़्यादा है दैट नीड टू बी पे बाय द असेसी. बात करते हैं सरचार्ज की, जो ऊपर डिस्कस हुआ. इफ़ सरचार्ज आप जैसा बताया गया है, टोटल इनकम अगर एक्सीड करती है, ध्यान रखना ये टर्नओवर बेस नहीं है सरचार्ज. इस टोटल इनकम एक्सीड 1 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़. डोमेस्टिक कंपनी पे ये 7% है, वहीं फॉरेन कंपनी पे 2% है. इफ़ द टोटल इनकम एक्सीड 10 करोड़ देन डोमेस्टिक कंपनी विल बी चार्ज सरचार्ज एट द रेट 12% और फॉरेन कंपनी 5%. हल्का सा केवल एक यहाँ मैंने टेबुलर फॉर्म में एक प्रेजेंटेशन दिया है कि नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग टैक्स जो निकलेगा, 115GB के अकॉर्डिंग टैक्स जो निकलेगा, उसका किस तरीके से आप देखिए. टैक्सेबल इनकम जो आई फर्स्ट पॉइंट पे, देन कैलकुलेट टैक्स एज पर द नॉर्मल प्रोविजन, देन एड सरचार्ज, एंड देन मार्जिनल रिलीफ अगर कोई हमें अवेलेबल होती है उसकी कैलकुलेशन हम लेस कर देंगे. आफ्टर दैट
4% एजुकेशन सेस जो लगेगा, एंड देन रिलीफ जो डबल टैक्सेशन से रिलेटेड है, 90 सेक्शन से रिलेटेड है, एंड देन टैक्स लाइबिलिटी। ये हुई हमारा नॉर्मल प्रोविजन। अब बात करते हैं अंडर मिनिमम अल्टरनेट टैक्स के अंदर, मेट के अंदर हमें पहले बुक प्रॉफिट फाइंड आउट करना पड़ेगा, दैट वी विल सी जस्ट आफ्टर दिस स्लाइड। देन टैक्स विल बी इम्पोज एट द रेट 15%, सरचार्ज जो भी रेट अप्लीकेबल होगी उसके अकॉर्डिंग, एंड देन एजुकेशन सेस, एंड लेस करेंगे मार्जिनल रिलीफ और टैक्स लाइबिलिटी जो भी आप देख सकते हैं हायर होगा वो। नाउ अब हम आगे की स्लाइड में चलते हैं। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, यहां एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, एवरी कंपनी आप देखिए लैंग्वेज अदर देन उसमें छोड़ा गया है, दैट इज एक्सेप्शन, अदर देन इंश्योरेंस बैंकिंग कंपनी और पावर जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, और एनी अदर क्लास जो कोई डिफाइन करती है गवर्नमेंट उसको, उनको छोड़ते हुए, क्योंकि उनके जो अकाउंट्स हैं एज गवर्न बाय ए स्पेशल एक्ट, उनको छोड़ते हुए जो सभी रिमेनिंग कंपनीज है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन 115 जेबी अपने जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 3 टू द कंपनीज एक्ट 2013। और अगर इंश्योरेंस कंपनी या बैंकिंग कंपनी की इनकी बात करें तो उनका जो रेस्पेक्टिव एक्ट है उसके अकॉर्डिंग वो निकालना पड़ेगा। तो अब हम तैयार होते हैं कि एक बड़ी मेहनत करनी है, पहाड़ पे चढ़ना है 115 जेबी पर, अच्छे तरीके से बड़े इजी ढंग से हम समझेंगे कि किस तरीके से हम इसको कवर करते हैं। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टास्क है कि जो बात कर रहे थे हम बुक प्रॉफिट की, ये बुक प्रॉफिट कैसे निकाला जाए। तो ये बुक प्रॉफिट के लिए सबसे पहले हमें कुछ कंडीशन जो पॉजिटिव एडजस्टमेंट है, ये आप देखेंगे किस तरीके से हम पॉजिटिव एडजस्टमेंट को वन बाय वन कवर करेंगे, कोशिश करेंगे इनको समझने की, देन एक्सरसाइज भी करेंगे कुछ एग्जांपल के साथ में, एंड देन इन डेज कंप्लायंस के 115 जेबी भी समझेंगे। सबसे पहले एडजस्टमेंट जो होगा आप देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट, जो कि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग निकालना है हमें। नेट प्रॉफिट इज टू बी इंक्रीज बाय द फॉलोइंग अमाउंट इफ डेबिटेड टू पी एंड एल अकाउंट। अगर डेबिटेड है पी एंड एल अकाउंट में तो हमें क्या करना है, उस जो नेट प्रॉफिट जो डिराइव किया गया है कंपनीज का उसमें एडिशन करना है। सबसे पहले आता है इनकम टैक्स पेड और पेबल। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि इनकम टैक्स इंक्लूड्स, यहाँ इनकम टैक्स के अंदर कॉर्पोरेट डिविडेंड, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट चार्ज अंदर इनकम टैक्स एक्ट, सरचार्ज, एजुकेशन सेस जो भी है। नाउ ये सब क्या है, इंक्लूड हो गए। अगर ये सब डेबिट है तो हम ऐड कर देंगे, बट डज नॉट इंक्लूड, ये ध्यान रखने वाली है, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी अंडर वेल्थ टैक्स एक्ट। वैसे अबोलिश हो चुका है बट स्टिल पेनल्टीज अंडर इनकम टैक्स, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। हम अगर कोई पेनल्टीज डेबिट है तो हम उसको ऐड नहीं करने वाले। एंड देन एफबीटी, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। नेक्स्ट अमाउंट है अमाउंट कैरिड टू एनी रिजर्व बाई वट एवर नेम कोल्ड। कोई भी अगर आपने रिजर्व बनाया है पी एंड एल में डेबिट करके किसी भी इमरजेंसी के लिए या किसी भी काम के लिए, कुछ भी नाम दिया जा सकता है उसको, एम्प्लॉई बेनिफिट रिजर्व नाम दे दिया आपने, कुछ भी वट एवर द नेम इट इज़, तो उसको अगर आपने डेबिट किया है पी एंड एल में तो वो आपको वापस ऐड करना पड़ेगा। थर्ड, प्रोविजन मेड फॉर अनसर्टेन लाइबिलिटीज, कंटिंजेंट लाइबिलिटी जो भी है वो 115 जेबी की कैलकुलेशन के लिए नहीं कंसिडर की जाएगी और ऐड करेंगे बुक प्रॉफिट में। दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, हम यहाँ एज पर इनकम टैक्स एक्ट जो सेक्शन 28 से शुरू होता है डिसअलाउंस करते हैं, वो यहाँ हम नहीं पढ़ रहे हैं। दैट इज दिस इज अगेन ऑल टुगेदर अ डिफरेंट कैलकुलेशन ऑफ 115 जेबी। तो यहाँ ध्यान रखना, हम इसी प्रॉपर जो एडिशन और डिलीशन के जो टर्म्स हैं जो हमें प्रोविजन बताए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग हम ये करने वाले हैं। फोर्थ है प्रोविजन फॉर लॉसेस ऑफ सब्सिडरीज कंपनी। अगर सब्सिडरी कंपनी में कोई लॉस हुआ है उसका प्रोविजन अगर होल्डिंग कंपनी ने बनाया है तो दैट प्रॉफिट पे चार्ज करते हुए दैट विल बी एडेड वंस अगेन। फिफ्थ है अमाउंट और अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड और प्रपोज्ड, चाहे इक्विटी प्रेफरेंस जैसा भी है, अगर कोई भी डिविडेंड पेड हुआ है या प्रपोज्ड हुआ है पी एंड एल में डेबिट है, वी विल एड अगेन इन टू डिराइव द बुक प्रॉफिट। सिक्स, एक्सपेंसेस इनकर्ड, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ थोड़ा सा समझना, एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर अर्निंग इनकम एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 10, यानी हम यहाँ कुछ आइटम्स हैं जो डेबिटेड हैं, ऐड करने वाले हैं। इसके बाद में हम देखेंगे
कुछ आइटम लेस भी करेंगे हम बुक प्रॉफिट डिराइव करने के लिए। यहाँ हम देखिए आप एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर अर्निंग, अगर आपने इनकम एग्जेम्प्टेड जो अगर आपकी बुक्स में है और उसके लिए आपने एक्सपेंसेस इनकर्ड किया है, चाहे अंडर सेक्शन 10 हो या 1038, एक्सेप्ट 1038 है, उसको अपन को ध्यान में नहीं रखना, 10, 11, 12 जो भी है। अब आगे देखना, अगर एक्सपेंसेस इनकर्ड किए हैं टू जनरेट द टू अर्न द exempted income, expenses relatable to income being share of assessee in the income of AOP or BOI on which no income tax is payable, again exempted income अगर अर्न करी है assessee ने और उस पर एक्सपेंडिचर क्या ऐड करेंगे। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर रिलेटेबल टू इनकम accruing arise एन assessee being a foreign company फ्रोम, यहाँ ध्यान रखना फॉरेन कंपनी अगर है और एसएससी है और उसको इनकम अराइज हो रही है किससे, द कैपिटल गेन अराइजेज ऑन ट्रांजेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज एंड द इंटरेस्ट रॉयल्टी और फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज चार्जेबल टू टैक्स एट द रेट स्पेसिफाइड इन चैप्टर 12 दैट इज 115A जो सेक्शन है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है, आगे क्या लिखा है, इफ द इनकम टैक्स पेबल देयर ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट अदर देन द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर इज लेस देन 15%, यानी जो बुक प्रॉफिट पे जो हम मेड की रेट है 15% है, ये जो फॉरेन कंपनी जो इनकम अर्न करती है उस पर एक्सपेंडिचर किया गया है और जो इनकम अर्न हुई है उस पर जो टैक्स लग रहा है वो अगर 15% से कम है तो जो ये एक्सपेंडिचर अगर डेबिट किया गया है P&L पे हम ऐड करेंगे, क्योंकि जो ऑलरेडी अगर हमारी मेड के रेट से अगर कम रेट पे उस पर टैक्स लग रहा है तो हम उसको ऐड करने वाले हैं एक्सपेंडिचर को। माइंड इट, हम इनकम की बात नहीं कर रहे हैं, उस एक्सपेंडिचर की जो इनकम अर्न करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट है नोशनल लॉस ऑन यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। बिजनेस ट्रस्ट पे अगर नोशनल लॉस है, नोशनल एक्चुअल की बात नहीं कर रहे, तो वो हम ऐड कर देंगे वंस अगेन। The amount or amount of expenditure relatable to income by way of royalty in respect of patent chargeable to tax under section 115 BBF। जो पेटेंट पे एक वेलकम मूव भी था, जो 10% रेट कंसेशनल रेट दी गई पेटेंट से, जो इंडिया में रजिस्टर करके जो 10% इनकम होती है उस पर 10% टैक्स लगता है, तो उस पर भी अगर कोई एक्सपेंडिचर किया गया है उस इनकम को जनरेट करने के लिए तो वो ऐड होने वाला है। नेक्स्ट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, जो भी टोटल डेप्रिसिएशन है हम उसको ऐड करने वाले हैं जो भी बुक्स के अकॉर्डिंग दिया गया है। द अमाउंट ऑफ डेफर्ड टैक्स एंड द प्रोविजन देयरफॉर, अगर डेफर्ड टैक्स का प्रोविजन डेबिट है P&L में हम ऐड करने वाले हैं। नेक्स्ट द अमाउंट स्टैंडिंग इन रिवैल्यूएशन रिजर्व relating to the revalued asset on the retirement or disposal of asset if such amount is not credited to the profit and loss account। कहने का मतलब जो अमाउंट स्टैंड है रिवैल्यूएशन रिजर्व का, जो हमने बनाया था रिवैल्यूएड असेट करते समय, अगर वो अब अगर हम डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, कंडीशन इतना सा है कि वो क्रेडिट P&L में ना हो, तो अगर स्टैंडिंग है तो वापस उसको हम ऐड करने वाले हैं। अमाउंट ऑफ गेन अराइजेज ऑन ट्रांसफर ऑफ यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, ये अगर कोई गेन बिजनेस ट्रस्ट से कुछ होता है अमाउंट ऑफ गेन वो हम ऐड करने वाले हैं। ये तो थी एडिशन की कुछ कंडीशंस, आपने देखा 10 की जगह 11, कुछ ये लास्ट वाला बाद में ऐड हुआ। नेगेटिव एडजस्टमेंट, ये थोड़ा सा हम समझेंगे कि एक्चुअली कहना क्या। आप अगर हम वो तो थे पॉजिटिव जो हमें ऐड करने वाले हैं, जो हमको नेट प्रॉफिट मिलने वाला है शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट, उसमें हम सब ये वो 11 जो एडजस्टमेंट थे ऐड करने वाले हैं। अब यहाँ हम कुछ लेस करने वाले हैं। आप देखना मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स रिलेट्स, उसके थोड़ा सा ऐड जो किया उससे थोड़ा सा रिवर्सल रखते हैं। नेट प्रॉफिट प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, जैसा कि इज टू बी रिड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम एनी रिजर्व और प्रोविजन इफ क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट। अगर P&L अकाउंट से क्रेडिट किया गया है, रिजर्व से पैसा निकाल कर उसमें क्रेडिट किया गया है, तो ये क्या होगा, वापस लेस हो जाएगा। राइट, हमने सेम देखा था, अगर डेबिट किया जाता है तो वापस हम ऐड कर देते हैं पीछे एडिशन वाली में। नेक्स्ट है इनकम एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 10, 11, 12, 1038 के अलावा इफ क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट, तो लेस कर देंगे। वहां हमने क्या देखा था, एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू इनकम, यहाँ हम केवल इनकम की बात कर रहे हैं। अगर वो एग्जम्प्टेड इनकम क्रेडिट है तो हम वापस लेस कर देंगे। हम बुक प्रॉफिट डिराइव करने वाले हैं ऐड और लेस करके, उस बुक प्रॉफिट पे 15% रेट लगाने वाले हैं। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन, एक्सक्लूडिंग द डेप्रिसिएशन ऑन अकाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट डेबिटेड टू P&L अकाउंट। हमने पहले क्या किया था, जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट था, लेट्स अज्यूम जो डेप्रिसिएशन था वहाँ पे
वो टोटल था, आप मान लीजिए 100 में 60 था नॉर्मल डेप्रिसिएशन और 40 था रिवेल्वेड असेट से, तो टोटल 100 था। तो हमने ऐड किया कितना, 100, और लेस अब हम क्या करने वाले हैं, लेस करने वाले हैं, आप देखना, एक्सक्लूडिंग द डेप्रिसिएशन ऑन अकाउंट ऑफ रिवेल्यूएशन। तो 40 को हम लेस नहीं करेंगे, हम लेस करेंगे 60। तो अल्टीमेटली ऐड कितना हो गया, ऐड हो गया 40, जो ये है, मतलब जो रिवेल्यूएशन पे हुआ वो डेप्रिसिएशन ऐड हो चुका है। अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम रिवेल्यूएशन रिजर्व, ये पॉइंट आप समझना, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम रिवेल्यूएशन रिजर्व एंड क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट, यहां तक समझ में आया। शेल बी डिडक्टेड टू द एक्सटेंट, यहां देखना, इट डज नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डेबिटेड टू P&L अकाउंट ऑन अकाउंट ऑफ रिवेल्यूएशन एसेट। हमने जो रिवेल्यू की है एसेट की, उस पर जो डेप्रिसिएशन है उससे ज्यादा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, एडिशन, लेस जो विड्रॉन किया है उसको हम उससे ज़्यादा लेस नहीं कर सकते। अब इसको थोड़ा सा समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया। आप यहाँ आप देखना, यहाँ आप देखो कुछ डेबिट साइड है P&L की, और ये क्रेडिट साइड है। यहाँ डेप्रिसिएशन आ रहा है, नॉर्मल डेप्रिसिएशन ड्यू टू रिवेल्यूएशन, ये देखो रिवेल्यूएशन से रिलेटेड डेप्रिसिएशन आ रहा है, अदर एक्सपेंसेस आ रहे हैं, सेल आया, विड्रॉल फ्रॉम रिजर्व आया। तो विड्रॉल फ्रॉम रिजर्व में आप देखना स्टार मार्क है, स्टार मार्क का मतलब हुआ वाज इनिशियली क्रिएटेड ऑन January 5, 2002 बाय डेबिटिंग P&L डेबिट हुआ है। वाज इनिशियली क्रेडिटेड, 2 स्टार का मतलब है, ऑन 9 जुलाई 2003 विदाउट डेबिटिंग P&L अकाउंट, डेबिट नहीं किया गया। तो ये दोनों का मतलब हुआ। आगे देखना, बाय विड्रॉल फ्रॉम रिजर्व, 2 स्टार मार्क है, बाय विड्रॉल फ्रॉम रिवेल्यूएशन रिजर्व, आप देखना 1 स्टार मार्क है कि ये डेबिट P&L अकाउंट हुआ था, यानी डेबिट P&L अकाउंट हुआ था, उस समय हमने वापस ऐड कर दिया था वहाँ पे। अब क्या करने वाले हैं, अब मैं एक बार वापस उस प्रोविजन पे जा रहा हूँ उसको समझाने के लिए। देखो क्या, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम रिवेल्यूएशन रिजर्व, हमने देखो यहाँ पे है अमाउंट, ये वाला पॉइंट, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम रिवेल्यूएशन रिजर्व, उसके बारे में बाद में ये क्या बोलता है कि लेस होगा एंड क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट, वो हुआ भी है वहां पे, शेल बी डिडक्टेड, वो लेस होगा, पर कहा था कि डज नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डेबिटेड टू P&L अकाउंट, यानी ये वाला अमाउंट जो एड लेस होने वाला है, ये किससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इस डेप्रिसिएशन से। तो आप देखिए जो लेस हुआ है अमाउंट, यहाँ देखो फर्स्ट L कंपनी के लिए 0 ऑलरेडी ठीक है, 3 हम इसमें चेक करते हैं, 3 तो 3 ले लिया हमने, यहाँ पे देखा हमने 1, और यहाँ 1 चलेगा, 3 है तो चलेगा, 1 भी चलेगा। यहाँ पे 9 आ रहा है तो क्या हम 9 ले सकते हैं, बट टू द एक्सटेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, ये देखो 3 है तो हमने यहाँ पे 3 लिया। यहाँ पे 9 है तो क्या 9 ले सकते हैं, पर डेप्रिसिएशन 0 है तो 0 लिया। तो यानी कहने का मतलब जो डेप्रिसिएशन रिवेल्यूएशन पे उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ये केवल समझने के लिए हमने देखा था। 5th पॉइंट है शेयर ऑफ द एसएससी इन द इनकम ऑफ AOP BOI, हमने पहले देखा था जहाँ पे हमने ऐड किए थे कि एक्सपेंडिचर ऑन एग्जेम्प्टेड इनकम, तो यहाँ पे हमने देखा एग्जेम्प्टेड इनकम जो शेयर आता है जिसपे टैक्स नहीं लगता एसएससी को, अगर वो क्रेडिट है तो हम उसको वापस लेस कर देंगे। नेक्स्ट है इनकम एक्रूइंग टू फॉरेन कंपनी, सिमिलर पॉइंट था, हमने वहाँ देखा था एक्सपेंडिचर फॉरेन कंपनी अगर कैपिटल गेन करती है, इंटरेस्ट रॉयल्टी जिसपे 15% रेट है, 15% से कम रेट है, तो हमने वहाँ पे उसको ऐड किया था। यहाँ सेम, अगर 15% से कम है तो हम उसको वापस लेस करने वाले हैं। इनकम का पार्ट है, वहाँ हम एक्सपेंडिचर का पार्ट देख रहे थे, आप ये ध्यान रखना, दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट द इनकम। 7th पॉइंट है नोशनल गेन ऑन द यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, अगर है गेन तो हम उसको लेस कर देंगे क्योंकि नोशनल रहेगा। एट लॉस ऑन ट्रांसफर ऑफ यूनिट्स, वो भी लेस कर दिया जाएगा। इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 115 BBC, वहाँ एक्सपेंडिचर हमने देखा था कि जो रॉयल्टी जो था, यहाँ हम इनकम की बात कर रहे हैं क्योंकि कम टैक्स रेट पे अप्लीकेबल है, अगर है क्रेडिट तो हम उसको लेस कर देंगे। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान देने वाली है, जो नेक्स्ट प्रोविजन है दिस वन 10th पॉइंट, यहाँ आपने ध्यान देना है कि 2018 के अंदर एक अमेंडमेंट हुआ, उसमें जो इंसॉल्वेंसी जो कोड, बैंक्रप्सी कोड था, उसके अकॉर्डिंग क्या लिखा हुआ है, हम पहले पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ब्रॉट फॉरवर्ड एंड अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन एंड द लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड in case of a company against whom an application for corporate insolvency resolution process has been admitted to the adjudicating authority, तो अगर ये एप्लीकेशन एडमिट हो चुकी है
तो हमें क्या करना है, क्या ऐड करना है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन दोनों को ऐड करना है एंड देन हम उसको लेस करने वाले हैं। ये तो था नॉर्मल, जो ये कह सकते हैं किसके लिए, जो ऐसी कंपनी जिनकी एडमिट हो चुकी है, बैंकरप्सी जो हमारा कोड है, इंसॉल्वेंसी इन बैंकरप्सी, तो उसके लिए। और जो नॉर्मल कंपनीज रहेगी इसके अलावा, तो वहाँ जो प्रोविजन दिया गया जो पुराने वाला है सेम, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन विच एवर इज लोअर, यानी इन दोनों में से जो भी कम आएगा हम देखेंगे, और उनको हमें दोनों में से भी जो कम है उसको हमें लेस करना है टू डिराइव बुक प्रॉफिट। यहाँ कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है, क्या ये जो कंसोल जैसे 3 साल का अगर अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, तो 3 सालों का एक साथ कंसोलिडेटेड करके देखना है या ईयर बाय ईयर देखना है। तो ये ईयर बाय ईयर देखेंगे, हर ईयर का निकाल लेंगे और देन हम उसको कंसिडर करेंगे कि विच एवर इज लोअर, ऐसा कैलकुलेशन करके हम देखने वाले हैं। कई बार क्या होता है कि अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस दोनों अगर कोई भी नील है, माना कि अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन नील है और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस 60 लैक्स है, तो हम यहाँ लेस कुछ भी नहीं करने वाले हैं, क्योंकि जो नील है विच एवर इज लोअर वो कंसिडर होगा और कुछ भी लेस नहीं होने वाला। प्रॉफिट ऑफ सिक इंडस्ट्रियल कंपनी, यहाँ उनको पूरी सहूलियत दे दी गई, अगर कोई भी प्रॉफिट आता है, क्या लिखा गया था, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ सिक्स इंडस्ट्रियल कंपनी जो BAFR कंपनी है, कमेंसिंग फ्रॉम द प्रीवियस ईयर इन विच द कंपनी बिकम सिक एंड एंडिंग, कहाँ तक ये प्रोविजन अप्लीकेबल होगा, जहाँ से कमेंस हुआ है, सिक हो गई है, वहाँ से ये उस ईयर से हम क्या करने वाले हैं, लेस करने वाले हैं, और ये एंड कब हो जाएगा, विद द असेसमेंट ईयर ड्यूरिंग विच इंटायर नेटवर्थ ऑफ द सच कंपनी बिकम्स इक्वल और एक्सीड द एक्यूमुलेटेड लॉसेस। अगर सुधार हो जाता है इस कंपनी में, एक्यूमुलेटेड लॉसेस में पॉजिटिव हो जाती है, तो हम ये लेस नहीं करने वाले। एंड द लास्ट डेफर्ड टैक्स, जैसे हमने वहाँ भी देखा था, अगर कोई क्रेडिट है तो हम लेस कर देंगे। Non applicability, 115 JB will not apply to any income accruing or arising to a company from life insurance business referred to in section 115B, ये कहने वाले एक एग्जांपल अपन करते हैं और इस एग्जांपल को अपन समझते हैं ताकि एक 115 JB हम कवर कर पाएँ। देखो, विश्वास लिमिटेड है डोमेस्टिक कंपनी, फर्निशेस द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ असेसमेंट ईयर 2021, अच्छा क्वेश्चन है, एंड सीक योर ओपिनियन ऑन द application of section 115 JB, you are also required to compute the total income and tax payable. Mind it, हम सबसे पहले ये देखेंगे हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। फर्स्ट कि कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल। अब टैक्स पेबल निकालने के लिए हमें ये भी देखना पड़ेगा 115 JB भी, और नॉर्मल टैक्स प्रोविजन भी देखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक बार क्वेश्चन पूरा रीड आउट करते हैं। प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज पर कंपनीज एक्ट दिया गया है 250, और प्रॉफिट लॉस इंक्लूड, क्रेडिट साइड इंक्लूड की गई है, आप देखना, डिविडेंड इनकम फ्रॉम इंडियन कंपनी 25 लाख, एक्सेस रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ लैंड हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, कुछ ज़्यादा मिला पैसा 20 लाख। डेबिट साइड P&L में क्या दिया गया, डेप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड, क्योंकि कंपनी एक्ट एप्लीकेबल हुआ, स्ट्रेट लाइन मेथड आया 80 लाख। प्रोविजन फॉर लॉस ऑफ सब्सिडरी कंपनी वो आया 70 लाख। डेप्रिसिएशन अलाउबल एज पर द इनकम टैक्स रूल वो आया 140 लाख। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड मेंशन्ड अबव एज कंप्यूटेड इनकम टैक्स, जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ 50 लाख आया। लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड इनकम टैक्स, बिजनेस लॉस अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन दोनों दिए गए हैं। हम जो कंपैरिजन देखते हैं वो बुक्स का देखते हैं कि बिजनेस लॉस और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कितना है। द कंपनी हैज रिप्रेजेंटेड टू यू दैट एक्सेस रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ लैंड कैन नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ 115 JB, कह रहा है कि उसका पार्ट नहीं हो सकता, वो एक्सेस रियलाइज हुआ है। यू विल हैव टू डील विद दिस इशू अज्यूमिंग दैट AB विश्वास लिमिटेड नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मतलब इंडिया से अप्लीकेबल नहीं करना है। इग्नोर द प्रोविजन ऑफ 115BAA, जो BAA वाले जो प्रोविजन थे, BAA हमने देखे जो कंसेशनल रेट वाले थे, क्योंकि उसके अंदर तो 115 JB लगने वाला ही नहीं है, जो टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट 2019 की हमने शुरू में बात की थी, इसलिए वो नहीं लगने वाला, इग्नोर करना है। टर्नओवर के बारे में बोला गया, एज्यूम 17-18 का टर्नओवर 380 लाख है। ये क्यों दिया गया, अब सबसे इंपॉर्टेंट जब हम क्वेश्चन रीड आउट करते हैं तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि 380 लाख है, यानी कि इसका टर्नओवर 400 करोड़ से 400 लाख से कम है, तो टैक्स रेट जो है 25% अप्लीकेबल होगी। हम इसको सबसे पहले हमें निकालना है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग।
इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करने वाले हैं। हमने सबसे पहले 250 लिया, देन सबसे पहले बात करते हैं एडिशन की। एड क्या होने वाला है, क्रेडिट डेबिट साइड में डेप्रिसिएशन स्टेट। तो कंपनीज हम नॉर्मल टैक्स की बात कर रहे हैं, 115 जेबी की बात नहीं कर रहे। तो डेप्रिसिएशन कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग हमने ऐड कर दिया, दैट इज 80। उसके बाद में हमने देखा सब्सिडरी का जो लॉस है, लॉस प्रोविजन बेसिस पे होता है, अलाउड नहीं होता, देन दैट इज अगेन 70। तो डेबिट साइड ऐड कर दिया हमने, तो टोटल 400। क्रेडिट साइड आ जाते हैं, डिविडेंड इनकम जो है वो लेस होने वाली है, इंडियन कंपनी से मिला हुआ है, लेस हो जाएगा। इवन एग्जाम्प्ट इनकम भी है, लेस किया हमने 25। एक्सेस रियलाइज्ड ऑन सेल लैंड, ये एक्चुअली इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग हम इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं, जो नॉर्मल टैक्सेशन प्रोविजन है उनके अकॉर्डिंग। तो हमारी कैलकुलेशन अलग होगी कैपिटल गेन की। हम बुक्स की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग कितना गेन आया वो नहीं करने वाले, तो हम -20। नाउ डेप्रिसिएशन अगेन आप देखिए, अलाउबल एज पर इनकम टैक्स 140, हमने ऊपर डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया एज पर इनकम टैक्स 140। तो आप देखिए 140, अगर हम इनका सबका टोटल करें, ऐड लेस करें 400 में और ये लेस करें, तो टोटल विल बिकम 215, यानी ऐड लेस करने के बाद हमारा टोटल है 215। अब आते हैं, नेक्स्ट आ रहा है, ये कैपिटल गेन का हम एक बार लेते हैं। लॉस इज ब्रॉट फॉरवर्ड एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड इनकम टैक्स है। बिजनेस लॉस और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक सेट ऑफ का ऑर्डर होता है। हम सबसे पहले देखते हैं कि करंट ईयर का कोई अगर लॉस है वो सेट ऑफ करो, देन ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस सेट ऑफ करो, उसके बाद अगर कुछ अनअब्जॉर्ब डेप्रिस, तो उसी ऑर्डर में हम करने वाले हैं। तो अब हम 215 में से लेस करने वाले हैं 60, दैट विल बिकम 155। नाउ अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कैपिटल गेन में से भी हम लेस कर सकते हैं, किसी भी इनकम से सेट ऑफ हो सकता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 50 लाख जो एज पर इनकम टैक्स था हमने ऐड किया, तो ये हुआ 205। 205 में से 205 अब हम लेस करने वाले हैं अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, दैट इज 70। 135 लैक्स, ये इनकम एज पर नॉर्मल आप कह सकते हैं टैक्स के अकॉर्डिंग है। टैक्स बाद में निकालेंगे, 135 फिगर हमने लॉक किया एज पर द नॉर्मल टैक्सेशन। नाउ अब हम आगे चलते हैं मेट की कैलकुलेशन पे। मेट की कैलकुलेशन देखो, मैंने आपको पहले भी बताया, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग एडलेस अलग तरीके से, मेट की कैलकुलेशन अलग है। तो हम क्या करने वाले हैं, मेट की कैलकुलेशन करने वाले हैं। मेट की कैलकुलेशन इन डेज अप्लीकेबल नहीं है, तो मेट की कैलकुलेशन के लिए हमें सेम हमें बेस लेना पड़ेगा 250। 1 बाई 1 पॉइंट हम कवर करते चलते हैं। डेबिट साइड हमने पहले उठाया था, तो क्या ये डेप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड बेसिस ऐड करने वाले, टोटल जो डेप्रिसिएशन है हम वैसे ही लेस करते हैं। हमने पहले भी देखा था, जो अगर कोई डेप्रिसिएशन लेस हो रखा है पूरा ऐड कर देंगे, उसके बाद में अगर कोई रिवेल्युएशन एसेट है उसी का इम्पैक्ट देंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, उसको ऐड करने वाले हैं 80 को, देन सब्सिडरी पे लॉस ऐड 70, इट विल बिकम 400। देन डिविडेंड एग्जम्प्ट है, और अगर क्रेडिट साइड में है लेस करेंगे, डिविडेंड इनकम 25। एक्सेस रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ लैंड हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, अब जो रियलाइज हुआ है क्या उसको लेस करने वाले हैं। इसको नीचे पूछा भी गया है 115 जेबी के अकॉर्डिंग क्या हम कंसिडर नहीं करेंगे या करेंगे। देखो, इट इज़ सेटल्ड डिसीजन भी था, अगर कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग नेट प्रॉफिट डिराइव करते समय अगर ये आपके प्रॉफिट का पार्ट है, आपने लिया है एज पर कंपनीज एक्ट बुक्स बनाते समय, तो वो बुक प्रॉफिट का पार्ट रहेगा, उसको हम लेस नहीं करने वाले। नाउ हम क्या करने वाले हैं, नाउ अब आ जाता है हमारा लेस, एक और पॉइंट बचा, लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड विच एवर इज लोअर, तो दैट इज 60 और 70, तो 60।
नाउ 400 minus 25, 60 विच एवर इज लोअर, और अभी डेप्रिशिएशन भी लेस करना है। डेप्रिशिएशन हमने देखा, आप ध्यान रखना हम बुक्स के अकॉर्डिंग जाने वाले हैं। हमने ऊपर ऐड किया 80, अब इसमें क्या रिवेल्युएशन असेट का कुछ डेप्रिशिएशन का पार्ट कहीं नहीं दिया गया, तो जितना 80 ऐड किया है उतना ही हम यहाँ पे लेस भी कर देंगे 80। ध्यान रखना हम यहाँ 140 दिया, ये इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग है, हम बुक प्रॉफिट निकाल रहे हैं। इसकी कैलकुलेशन में हम बुक्स के अकॉर्डिंग जो कैलकुलेशन है वो लेने वाले हैं, यानी 400 माइनस 25, 60 और माइनस 80, दैट विल बिकम 235। तो ये 235 हुआ हमारा मेट के अकॉर्डिंग बुक प्रॉफिट, और जो नॉर्मल टैक्सेशन के अकॉर्डिंग हमारा आया था 135। अब इन पे हमें टैक्स रेट अप्लाई करनी है। टैक्स रेट अप्लाई करेंगे 135, इस पे 25% और इस पे हम 15% ऐड करने वाले हैं। और देन इसके बाद सरचार्ज और सेस कैलकुलेशन करेंगे और टोटल टैक्स निकालने वाले हैं। तो अब बात करते हैं, अगर मैं आप इन पे कैलकुलेशन करोगे रेट के अकॉर्डिंग, हाँ ध्यान रखना इस पे जो नॉर्मल टैक्स है उसके अकॉर्डिंग रेट कितनी लगने वाली है, 25%। क्यों? बिकॉज 400 लाख से कम टर्नओवर था इसलिए, तो 25% इस पे एप्लीकेबल हो जाएगा, प्लस सरचार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा 7% और प्लस सेस 4%, और इस पे 15% एंड देन 7% एंड देन 4%। तो कैलकुलेशन अगर हम करते हैं इनकी, तो आप नॉर्मल टैक्स की अगर हम बात करें, नॉर्मल टैक्स दैट विल बिकम 3755700, और मेट के अकॉर्डिंग जो टैक्स आता है दैट इज 39222620। यानी मेट के अकॉर्डिंग जो टैक्स रेट है वो, टैक्स रेट तो कम है बट जो लाइबिलिटी है दैट इज हायर, तो assessee need to pay higher tax according to MET, और जितना हायर टैक्स पे किया है उसका MET क्रेडिट आगे मिल जाने वाला है। तो इस तरीके से ये MET की कैलकुलेशन थी। हम और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इंड एस कंप्लायंस का। इंड एस कंप्लायंस किस तरीके से करनी है, देखने में बड़ा होचपोच सा लगता है, कई बार assessee भी होते हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जाता है कि बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ऐसा नहीं है, हम बड़े इजी ढंग से हम देखेंगे कि इंड एस कंप्लायंस में किस तरीके से ये प्रोविज़न बना है। इंड एस के अंदर आप देखिए कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट रहती है। मेन जो समझने वाली बात आप समझना, इंड एस के अंदर एक कंप्रहेंसिव, हल्का सा मैं आपको अकाउंट्स में लेके चलता हूँ, ज़्यादा नहीं लेके जाता। कंप्रहेंसिव आप देखिए कंप्रहेंसिव इनकम का एक कंप्रहेंसिव इनकम का स्टेटमेंट बनता है जिसे हम नॉर्मली P&L स्टेटमेंट बोलते हैं, और उसके दो पार्ट होते हैं। तो होता है इनकम स्टेटमेंट और दूसरा होता है अदर कंप्रहेंसिव इनकम। अदर कंप्रहेंसिव इनकम में P&L के थ्रू रूट ना होकर इक्विटी शेयर होल्डर का जो कुछ इनकम होती है सीधी उसी में ऐड हो जाती है। जैसे आप फॉरेन ट्रांसलेशन अपन करते हैं रेट्स वगैरह का, तो वो सीधा OCI का पार्ट होगा और सीधा चला जाएगा इक्विटी शेयर जो फंड होता है उसके अंदर। तो ये जो OCI है मेन, हम इंड एस के अकॉर्डिंग अगर हम ट्रीटमेंट देखेंगे, OCI में दो तरीके के पार्ट होते हैं। आप देखोगे दो तरीके के पार्ट कौन से होते हैं, इन आइटम्स दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू P&L और आइटम्स दैट विल बी क्लासिफाइड टू P&L लेटर ऑन। तो हम यहाँ नोट टू बी क्लासिफाइड पे स्टिक रहेंगे, हम समझ रहे हैं उसी चीज़ को। हमारे अकॉर्डिंग जो अंडरस्टैंडिंग है जिससे हमको ये पूरा इंडेंस कंप्लायंस में मेट समझना है, उसमें सबसे पहले आप देखिए जो भी इंडेंस कंप्लायंस कंपनी है उसको 115 JB 2A 2B 2C, आप ध्यान रखिए 2A में क्या लिखा हुआ है आप देखना, सिंपल सा कैलकुलेशन है। आपका जो नेट प्रॉफिट आया हुआ है, जो हमने पहले सबसेक्शन 2 एक्सप्लेनेशन 1 का देखा कि एज पर कंपनीज एक्ट जो निकलेगा स्केड्यूल के अकॉर्डिंग, दैट विल बी इंक्रीज्ड बाय ऑल अमाउंट क्रेडिट। हम एक एग्जांपल के रूप में भी समझेंगे, एक एग्जाम का है, ताकि आपको ये सब चीज़ें मैं वापस से एक बार रिवाइज करवाने वाला हूँ।
इंक्रीज बाय ऑल अमाउंट्स क्रेडिटेड टू अदर कंप्रहेंसिव इनकम, मैंने जो ओसीआई का बात बताया था, अदर कंप्रहेंसिव इनकम में क्रेडिट हुआ है, उस जो भी क्रेडिट है उसको इंक्रीज कर देंगे इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अंडर द हेड आइटम दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू पी एंड एल। अगर जो नोट भी क्लासिफाइड हुए हैं पी एंड एल में, अदर कंप्रहेंसिव इनकम में जो आइटम है, जो क्रेडिट हुए हैं, कौन से आइटम, दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू पी एंड एल, उनको हमें क्या करना है, सीधा ऐड करना है। वेरी सिंपल। नेक्स्ट, डिक्रीज। अब ये क्या है, इसका रिवर्सल है। अगर अदर कंप्रहेंसिव इनकम में जो हेड है आइटम्स दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू पी एंड एल, अगर वो डेबिट है तो उनको हमें डिक्रीज कर देना है। वेरी सिंपल, दो पार्ट है। ये जो पार्ट है ये आप समझ सकते हैं डीमर्जर का है, ये भी डीमर्जर का है। तो ये डीमर्जर में भी वैसे क्या दिया गया है, इंक्रीज बाय अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट डेबिटेड टू स्टेटमेंट पी एंड एल अकाउंट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन कैश असेट टू शेयर होल्डर इन ए डीमर्जर इन अकॉर्डेंस विद द अपेंडिक्स जो दिया गया है। कोई भी इंक्रीज करना है, अगर नॉन कैश असेट हम शेयर होल्डर को देते हैं उसमें जो भी प्लस माइनस है उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज करना है और डिक्रीज करना है, क्योंकि शेयर होल्डर को जो वापस हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे नॉन कैश असेट, उसमें जो अमाउंट रहेगा अगर बढ़ रहा है तो इंक्रीज करना है, मतलब जो एडिशन और कमी और ज़्यादा जो भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज करना है और डिक्रीज करना है। मेनली जो कॉमन कंपनीज में देखा जाता है डिमर्जर अगेन स्पेसिफिक सिचुएशन, सिंपल एज दैट आइटम्स दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड, अगर डेबिट है कंप्रहेंसिव इनकम के अंदर, अदर कंप्रहेंसिव इनकम में, तो हम क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। अगर क्रेडिट है तो हम क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। दैट्स क्या बोलता है 115 JB 2A, राइट। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 2A के अंदर अब बोला ये आप डिक्रीज और इंक्रीज तो कर दोगे, पर इन दो चीज़ों का आपको डिक्रीज इंक्रीज नहीं करना है, वो ध्यान में नहीं रखना है। जो कौन कौन सी, एक तो रिवेल्युएशन सरप्लस, दूसरा जो गेन और लॉस है इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। ये दो चीज़ों को अगर वो आइटम नोट रिक्लासिफाइड टू पी एंड एल, उसमें ये दोनों आइटम आते हैं क्रेडिट और डेबिट में, हमें इनको कंसिडर इग्नोर कर देना है। तो दैट्स इट फ्रॉम 2A साइड। अगर हम बात करें 2A की, ये दिया गया है डिस्पोज ऑफ के लिए, वो दैट इज अगेन प्रोविजो है, सेकंड प्रोविजो। 2B क्या बोलता है, 2B ये बोलता है अगर रिजल्टिंग कंपनी है, यानी वेयर द प्रॉपर्टी एंड द लाइबिलिटीज ऑफ द अंडरटेकिंग, अगर रिजल्टिंग कंपनी कुछ ले रही है, कुछ भी लाइबिलिटीज या बुक्स पे कैरिंग अमाउंट पे, उसके बारे में क्या बोला है, इन द केस ऑफ ए रिजल्टिंग कंपनी वेयर द प्रॉपर्टी एंड द लाइबिलिटीज ऑफ द अंडरटेकिंग or undertakings being received by it are recorded at value different from the value appear in the books, बुक्स से जो वैल्यू है उससे डिफर है, मतलब कुछ कम या ज़्यादा, तो अकाउंट ऑफ द डिमर्ज्ड कंपनी इमीडिएटली बिफोर द डिमर्जर, जो डिमर्जर से पहले था, एनी चेंज इन सच वैल्यू जो भी होगी वो इग्नोर करनी है। जो भाई जो रिजल्टिंग कंपनी है उसमें जो लिया कैरिंग अमाउंट से, उससे वो डिफर कर रहा है अपनी बुक्स में, तो उसमें जो वेरिएशन है वो इग्नोर करना है। दैट इज 2B। 2A हमने समझा, जिसमें अदर कंप्रहेंसिव इनकम में अगर आइटम्स नोट रिक्लासिफाइड टू पी एंड एल डेबिट है तो लेस कर देंगे, क्रेडिट है तो बढ़ा देंगे। 2B के अंदर अगर रिजल्टिंग कंपनी है तो जो वैल्यू में डिफरेंस आया है जो बुक्स में लिया है उसको इग्नोर करना है। 2C क्या बोलता है, क्योंकि इंड एस फर्स्ट टाइम जब अडोप्ट होता है तो वहाँ जो पीछे का जो ट्रांजिशन अमाउंट रहता है, जो एडजस्टमेंट करते हैं, लेट्स अज्यूम हम 1920 में हम बात करते हैं, अगर हमें 1920 में अडोप्ट कर रहे हैं इंड एस, तो हमें जाके 18-19 की भी कंपेरेटिव बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी और 1 अप्रैल 18 को भी एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। 1 अप्रैल 18 को एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, और ये ओपनिंग बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे इंड एस के अकॉर्डिंग, जब प्लस माइनस करेंगे तो वहाँ क्या रहेगा, एक ट्रांजिशन अमाउंट आएगा, उसका 1/5 जो इंक्रीज डिक्रीज होगा, जो भी होगा, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, जो भी प्रॉफिट पे फर्क पड़ने वाला है उसका हम एडजस्टमेंट भी देखेंगे। तो 1/5 क्या होगा, वो आगे के 4 सालों में जिस साल हमने ये किया है उस साल, तो 1/5 अमाउंट हम 5 सालों में कवर कर लेंगे। आगे क्या बोला, प्रोवाइडेड दैट द बुक प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच असेट और इन्वेस्टमेंट रेफर टू इन सब क्लोज B और E, देखो हम 2C पढ़ रहे हैं, और 2C के अंदर जो क्लोज 3 है, देखो 2C के अंदर जो क्लोज 3 है ये वाला, इसकी बात की जा रही है, एक्सप्लेनेशन में जो दिया गया है उसके पॉइंट है A से लेके F तक। तो
क्लोज 3, सब क्लोज बी और 3, ये जो ट्रांजिशन अमाउंट है उसकी बात की जा रही है। वापस से मैं रीड आउट करता हूँ। प्रोवाइडेड दैट द बुक प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच द एसेट और इन्वेस्टमेंट रेफर्ड टू इन सब क्लोज बी टू ई ऑफ क्लोज 3 हम जाने वाले हैं, ऑफ द एक्सप्लेनेशन इज रिटायर्ड, डिस्पोज, रियलाइज्ड और अदरवाइज ट्रांसफर्ड शैल बी इंक्रीज और डिक्रीज एज द केस मे बी बाय द अमाउंट और द एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट रेफर टू इन दिस सेक्शन सब क्लोज रिलेटेबल टू सच एसेट। मतलब अगर वो जो बी और ई के अंदर जो कुछ एडजस्टमेंट दिए गए उनको डिस्पोज ऑफ किया जाता है, उन असेट्स की जो बात की गई है, तो उसमें जो प्लस माइनस है उसका एडजस्टमेंट भी हमें यहाँ करना है, प्रोविजन दिया गया फर्स्ट। अब देखो क्या बोला, प्रोवाइडेड फर्दर द बुक प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर, वो तो क्या बोला गया, बी से लेके ई पॉइंट के अंदर जो एडजस्टमेंट होंगे उनको डिस्पोज ऑफ करेंगे, उनका प्लस माइनस करना है। एग्जाम्पल में हम बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द बुक प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच द फॉरेन ऑपरेशन रेफर टू इन द सब क्लोज एफ, एक एफ क्लोज है, देखो मैं आगे बताता हूँ, ये वाला इसकी बात की जा रही है। ऑफ 3 ऑफ द एक्सप्लेनेशन इज डिस्पोज और अदरवाइज ट्रांसफर्ड शेल बी इंक्रीज और डिक्रीज, वही बात की गई है। अगर उससे भी होता है तो इंक्रीज और डिक्रीज एज द केस में भी बाय द अमाउंट, जो भी अमाउंट होगा इस लिखा गया है उस फॉरेन ऑपरेशन से रिलेटेड। ये सारा इस तरीके से सेक्शन 115 JB 2A 2B 2C, 2A के अंदर दो एडजस्टमेंट थे, उसको छोड़ रहे हैं डिमर्जर को। 115 JB 2B के अंदर हमें बताया गया था रिजल्टिंग कंपनी में जो इग्नोर करना है। 2C के अंदर जो ट्रांजिशन अमाउंट है उसकी बात की गई है। ये एडजस्टमेंट हमें सारे करने हैं। और एक्सप्लेनेशन के अंदर हमें ये जो थर्ड एक्सप्लेनेशन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसमें कुछ एडिशन डिलीशन, ट्रांजिशन अमाउंट में जो हम निकालेंगे उसमें क्या कहा गया है, ट्रांजिशन अमाउंट मीन्स द अमाउंट और द एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट एडजस्टेड इन द अदर इक्विटी। ट्रांजिशन अमाउंट जो एडजस्ट किया जाता है अदर इक्विटी में, इसमें एक्सक्लूड क्या करना है, कैपिटल रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ये हमें नहीं लेना जब हम वो ट्रांजिशन अमाउंट निकालने वाले हैं और जिसको हम 1/5 करने वाले हैं, ये ध्यान रखना है। और ऑन द कन्वर्जेंस डेट बट नॉट इंक्लूडिंग द फ्लोइंग, और ये नीचे ए से लेके जो एफ तक आइटम दिए गए हैं इनको भी हमें नहीं लेना है ट्रांजिशन अमाउंट में। मीनिंग देयर बाय ट्रांजिशन अमाउंट है उसमें क्या नहीं लेंगे, एक तो एक्सक्लूड कर रहे हैं कैपिटल रिजर्व, सेकंड सिक्योरिटी प्रीमियम, और क्या इंक्लूड नहीं करेंगे, अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट एडजस्टेड इन द अदर कंप्रेहेंसिव इनकम ऑन द कन्वर्जेंस डेट। जो अदर कंप्रेहेंसिव इनकम में हम कुछ एडजस्ट करने वाले हैं, सब्सिक्वेंटली रिक्लासिफाइड टू द P&L, जो क्लासिफाइड हो जाएंगे, दिया हुआ रहेगा ये सारा, वो हमें नहीं करना है। नेक्स्ट, रिवेल्युएशन सरप्लस जो भी एसेट से आता है वो नहीं करना है हमें कंसिडर। गेन और लॉस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, उसको भी नहीं करना है। Adjustment relating to items of property, plant and equipment PPE and intangible asset recorded at the fair value, इसको भी हमें कंसिडर नहीं करना है, जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग। एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी जॉइंट वेंचर रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू, क्योंकि फेयर वैल्यू का कॉन्सेप्ट अगर वो किया गया उससे रिलेटेड है, कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है। एंड द लास्ट, एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू द क्यूमुलेटिव ट्रांसलेशन, जो डिफरेंस होता है फॉरेन ऑपरेशन से रिलेटेड, जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो उससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है वो भी हमें कंसिडर नहीं करने हैं। तो मीनिंग देयर भाई हमने देखा, एक बार इसको रिवाइज करता हूँ फिर ये क्वेश्चन समझते हैं। 2A 2B 2C, उस 2C के अंदर कुछ ट्रांजिशन अमाउंट है, उसके अंदर हमें एडजस्टमेंट करने हैं, कैपिटल जैसे रिजर्व नहीं लेना और सर्टेन आइटम एक्सक्लूड करते हैं। हम ये क्वेश्चन समझते हैं। देखो जेनिथ एग्जाम क्वेश्चन, Zenith Formulation Limited, an Indian company engaged in the pharmaceutical formulation in Tamil Nadu, started adoption of Ind AS compliance with effect from 1st April 2018. The following particulars are the furnished for the year ended 31st March 2020. The book's profit after adjustment of all items 115 JB, क्या लिखा हुआ देखना, द बुक प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट सब हो गया, ऑफ ऑल आइटम्स जो भी है 115 JB के, अमाउंट टू 52.26 lakhs एक्सेप्ट द एडजस्टमेंट फॉर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस फॉर द ईयर एंडेड 31st 2020। तो ये ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस था, ईयर एंडेड वो ये था, इसका एडजस्टमेंट नहीं हुआ तो वो भी करेंगे। The business losses of 4.60 lakhs and 1.75 lakhs have been deducted while computing book profit under section 115 JB of the assessment year 1819 और 1920। ये जिस समय के जो पुराने असेसमेंट ईयर थे उस समय इन बिजनेस लॉसेस को कंसिडर किया गया है। मेरे ख्याल से उस साल जो पुराने साल हैं उनकी बात की गई है।
द पर्टिकुलर ऑफ अदर कंपरेंस, जो हम अदर कंपरेंसिव इनकम की बात कर रहे थे, वो 31 मार्च 2020 के अंदर ये दिए गए। देखो ए पॉइंट क्या बोलता है, अदर कंपरेंसिव इनकम दैट मे बी रिक्लासिफाइड टू P&L। हमें कौन सा कंसिडर करना है, दैट इज नोट बी रिक्लासिफाइड, हमें इसको ध्यान में ही नहीं देना क्योंकि इसका एडजस्टमेंट ही नहीं है इंड एस कंप्लायंस में। तो यहाँ आप देखिए इसका एडजस्टमेंट हमें करना है। ये कुछ आइटम है जो दिए गए हैं, चेंजेस इन फेयर वैल्यू, डेफर्ड गेंस, डेफर्ड कॉस्ट, शेयर ऑफ द कंप्रहेंसिव इनकम, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। अभी हम डिस्कस करते हैं। द ट्रांजिशन अमाउंट एज ऑन कन्वर्जेंस डेट, जो ट्रांजिशन अमाउंट जब 1/4/18 को किया गया था, स्टूड एट 52.50 लैक्स, क्रेडिट बैलेंस है, प्रॉफिट है, इंक्लूड कैपिटल रिजर्व 8 lakhs and adjustment 4.50 lakhs relating to transition difference in foreign operation। ये दिया गया एक्सक्लूजन, वहाँ दिया गया था, हमने पढ़ा था। The National Company Law Tribunal Chennai bench has admitted an application under section 7 of Insolvency and Bankruptcy Code made by the financial creditor against the company for initiation corporate insolvency resolution process on 30th March 2020, यानी एडमिट हो चुकी है। यहाँ वो प्रोविज़न आया जो 2018 में चेंज हुआ कि जब हम ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस की बात करेंगे तो हम एग्रीगेट देखने वाले हैं, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। हम इसके आंसर की बात करते हैं, हमने क्वेश्चन पढ़ा, क्या कंप्यूट करना है हमेशा इंपॉर्टेंट है। मेट लाइबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021, जो भी प्रोविजन इंड एस कंप्लायंस कंपनी दिया हुआ है। अज्यूमिंग द इनकम नॉर्मल इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जो है वो आ रही है 9.20 लैक्स। तो हमें पता करना है कंप्यूट द टैक्स क्रेडिट, अगर कुछ होने वाला है तो कितना है, अगर नहीं होने वाला तो क्या है। हम आंसर पे पहुंचते हैं, देखो इसको समझते हैं। सबसे पहले बुक प्रॉफिट जो हमें दिया गया दैट इज 52.260, that is we have taken here 52. नेक्स्ट ये 52 जस्ट अ मिनट हमने कवर किया। अब बात आती है कि एडजस्टमेंट क्या नहीं हुआ, वो एडजस्टमेंट हम देखने वाले हैं मेट के अंदर। व्हाट इज रिटन ओवर हियर, एक्सेप्ट द एडजस्टमेंट ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज, जो मेट के नहीं हुए थे, क्या नहीं हुए थे, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज। अब ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है और डेप्रिसिएशन है। नॉर्मल कंपनी के लिए प्रोविजन क्या है, नॉर्मल कंपनी के लिए प्रोविजन है विच एवर इज लोअर, बट सिंस बैंक्रप्सी जो हम बात कर रहे थे, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, अगर कुछ एडमिट हो जाती है तो उसके लिए हम दोनों का ऐड करना पड़ता है। तो बिजनेस लॉस 4.60 प्लस 1.75 एंड डेप्रिसिएशन 4.90 प्लस 2.20, ये हम देखेंगे। ब्रॉड फॉरवर्ड दोनों को ऐड किया एंड अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन दोनों को ऐड किया, दैट विल मेक दिस अमाउंट। यानी कि अब जो मेट की कैलकुलेशन जो कुछ बाकी था वो हमने इस तरीके से निकाल लिया। तो अब हमारा बुक प्रॉफिट केवल एक ही कैलकुलेशन बाकी थी, बुक प्रॉफिट तो ये यहाँ तक हम कह सकते हैं कि निकल गया है 115 JB के अकॉर्डिंग। अब पर अभी कुछ इंड एस की जो कंप्लायंस है उनके अकॉर्डिंग अभी और कुछ एडजस्टमेंट है। अब हम देखेंगे क्या क्या ऐड करना है और क्या क्या लेस करना है, ये हमें कंसिडर नहीं करना। जैसे कि हमने अब इसमें बात करते हैं, जो क्रेडिट हुआ है उसको ऐड करना है। सबसे पहले क्रेडिट आइटम में डेफर्ड गेन ऑन कैश फ्लो हेजेस, ये ऐड करना है क्योंकि एडिशन क्रेडिट साइड है। सेकेंड है शेयर ऑफ अदर कंप्रहेंसिव इनकम ऑफ अदर एसोसिएट, क्या ऐड करेंगे सबसे पहले, ऐड reimbursement of the post employment benefit 4.45 and then revaluation surplus for asset 7.50। तो क्या 7.50 को हम ऐड करने वाले हैं? बाकी तो ठीक है, ये जो तीन आइटम है, ये तीन आइटम ठीक है, क्या ये 7.50 को ऐड करने वाले हैं? इसका स्पेसिफिक एक्सक्लूजन दिया गया, आप देखेंगे 115 JB 2A के अंदर जब हम कवर कर रहे थे तो यहाँ देखिए 2A के अंदर स्पेसिफिकली बोला, 2A ये था इंक्रीज करना है क्रेडिट से, डिक्रीज करना है इससे। अब इसके अंदर एक एक्सक्लूजन दिया गया कि ये इंक्रीज डिक्रीज करते समय आपको रिवोल्यूशन रिजर्व ध्यान में नहीं रखना है, ना ही कोई इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हो तो उसको ध्यान में रखना है। तो हम सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं यहाँ पे आप देखिए ये जो है 7.50, इसको क्या ऐड करने वाले हैं, इसको छोड़ देना है, हम इसको ऐड नहीं करना है। तो आप देखिए 7.25, 3.20 और 445 इसको हमने ध्यान में नहीं दिया, तो इट विल बिकम 1490। अब बात करते हैं लेस करने वाले, जो OCI में अदर कंप्रहेंसिव इनकम में लेस करने वाले आइटम कौन कौन से हैं वो हम चेक करने वाले हैं। दो आइटम दिए गए हैं। फर्स्ट चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, अगेन आ गया इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, तो वो अपन को कंसिडर ही नहीं करना। अभी हमने देखा केवल 4.10 कंसिडर करना है, तो 4.10 हमने कंसिडर किया, तो डेट विल 49,61,000।
अब बात आ गई, अब हमारा 2A का हुआ, 2B हमारे 115 GB 2B अब अवेलेबल है नहीं, हम 2C की बात करते हैं, ट्रांजिशन अमाउंट। ट्रांजिशन अमाउंट कितना है 52.50। इसमें क्या है कि इसमें इंक्लूड है, क्या इंक्लूड है, कैपिटल रिजर्व और 4.50 लैक्स टू डिफरेंस टू फॉरेन ऑपरेशन। क्या ये लेना है? अब देखो, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जो यहाँ देखिए 52.50 कैपिटल रिजर्व और 4, ये दोनों ऐड होंगे। ऐड क्यों होंगे? क्योंकि हमें इनको कंसिडर नहीं करना ट्रांजिशन अमाउंट में। ये देखो हमने देखा भी था, हम ट्रांजिशन अमाउंट मीन्स द अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट एडजस्टिंग इन द एक्सक्लूडिंग कैपिटल रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। आप समझ रहे हैं, ये हमें नहीं कवर करने वाला है। और इनको भी इंक्लूड नहीं करना है, जो नीचे अमाउंट दिए गए हैं उसमें से आप देखो, लास्ट जो अमाउंट है हमारा फॉरेन ऑपरेशन, ट्रांजिशन फॉरेन ऑपरेशन, ये कहाँ आ रहा है फॉरेन ऑपरेशन, ये भी मैं आपको बताता हूँ। फॉरेन ऑपरेशन आप देखिए एफ पॉइंट, इसको भी हमें कंसिडर नहीं। तो यानी कि हुआ क्या, हमारे पास 52.50 का ट्रांजिशन अमाउंट था, इसको इसमें इंक्लूड थे ये सब, तो इनको इंक्लूड थे तो इसको एक्सक्लूड कर देंगे 4 पॉइंट, तो 40 लैक्स। 40 लैक्स का हमें 1/5 कवर करना है। हमने क्या किया, क्योंकि प्रॉफिट है तो ऐड कर दिया 8 लैक्स, और ये दैट विल बिकम 57 लैक्स। तो यहाँ पे हमारा मेट का काम हो चुका है। आप देखिए, अगर आप इस तरीके से अगर कवर करते हैं, सिंपल सा है। 2A में 2 एडजस्टमेंट है 115 GB 2A में। आप देखिए एक बार वापस से फास्ट रिवाइज करते हैं। 2A के अंदर 2 एडजस्टमेंट, दिस वन, और ये कुछ स्पेसिफिक डिमर्जर के केस में, और इसमें आपको ध्यान नहीं रखना है रिवैल्यूएशन रिजर्व और ये वाला। तो 2B आता है, 2B आता है अगर रिजल्टिंग कंपनी केस में, वो भी रेयर। और 2C थोड़ा सा हमें ध्यान रखने वाली बात है, ट्रांजिशन अमाउंट और उसमें क्या इंक्लूड होगा क्या इंक्लूड नहीं होगा। तो ये वाला जो थर्ड एक्सप्लेनेशन है उसके ABC से F ये सब लेस होने वाले हैं। यही हमने किया, और इस तरीके से एग्जाम का क्वेश्चन है। और हमारे पास आप देखिए प्रॉफिट डिराइव हो गया 57 है। इस पे मेट पे कैलकुलेशन हमने 15% किया, 4% सरचार्ज क्यों नहीं लगा, सरचार्ज इसलिए नहीं लगा क्योंकि टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, तो 4% सेस किया, टोटल टैक्स 898 आया। आप देखिए 8,98,716 ये टोटल टैक्स आया। अब बात करते हैं, हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि 9,20,000 नॉर्मल टैक्स आ रहा है, तो क्या मेट के अकॉर्डिंग हमें जाना पड़ेगा? तो नहीं जाना पड़ेगा। क्यों? मेट के अकॉर्डिंग कम टैक्स है, और नॉर्मल अगर हम बात करें उसके अकॉर्डिंग 920 ज़्यादा टैक्स है, तो हम नॉर्मल प्रोविजन में टैक्स देने वाले हैं। ये इंड एस कंप्लायंस की एक कैलकुलेशन है। हम आगे बढ़ते हैं, शायद हम कवर कर पाए। 115JAA मेड क्रेडिट। मेड क्रेडिट नॉर्मली क्या है, अगर हमारा नॉर्मल टैक्स जो आता है वो आता है कम, और मेड के अकॉर्डिंग टैक्स ज़्यादा आता है, तो मेड माइनस नॉर्मल टैक्स, मेड क्रेडिट। मेड क्रेडिट अलाउड है 15 असेसमेंट ईयर से तक, और जो सेट ऑफ होगा वो कितना अमाउंट सेट ऑफ होगा, किसी पर्टिकुलर ईयर में रेगुलर टैक्स ज़्यादा आ रहा है तो हम पहले रेगुलर टैक्स लेंगे, उसमें से मेट निकालेंगे, फिर जो बचेगा वो मेट क्रेडिट हम ले लेंगे। इन केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कंपनी इनटू लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप अंडर द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, मेट क्रेडिट अवेलेबल इन द हैंड्स ऑफ कंपनी शेल नोट बी अलाउड, माइंड इट। द क्रेडिट अलाउड विल नॉट बियर एनी इंटरेस्ट, कोई इस क्रेडिट पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला। एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। आप देखिए 16-17 के अंदर मेट के अंदर पेबल था 1045,300, और टैक्स नॉर्मल प्रोविजन था 350। अब एक्चुअल टैक्स जो हम पेबल आएगा, मतलब ये तो कवर हो ही जाएगा 350, वो कितना आएगा 1045 जो पेबल बनने वाला है, और टैक्स क्रेडिट कितना मिलेगा, दिस माइनस दिस, वो इतना मिल गया, और क्रेडिट अवेलेबल कितना हो गया, इतना। नेक्स्ट ईयर 17-18 में आप देखिए मेट के अकॉर्डिंग आया 875 और नॉर्मल, तो अपन को टैक्स किसका देना है, 875 का देना है, बराबर सेम। तो 875 का हम टैक्स देने वाले हैं पेबल, और क्रेडिट तो जो है वो अवेलेबल रहेगा कितना, 875 माइनस 375, वो इतना आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर आप देखना फिर वो क्यूमुलेटिव हो जाएगा, ये इसमें ऐड हो जाएगा, आगे बन जाएगा। 18-19 के अंदर सिचुएशन है मेट के अंदर, अगर आप देखो 12,74,000
और यहाँ आ रहा है टैक्स नॉर्मल प्रोविज़न 1448। तो 1448 के आप देखिए ज़्यादा, तो हमें पेमेंट कितना करना पड़ेगा? हमारे पास ऑलरेडी क्रेडिट है, तो जो पेबल आएगा हमें क्रेडिट कितना मिलेगा? क्रेडिट उतना मिलेगा दिस माइनस दिस, क्योंकि इतना टैक्स तो इस ईयर में 18-19 में हमारा मिनिमम बनता ही है। तो दिस माइनस दिस जितना भी अवेलेबल रहेगा उतना क्रेडिट हम ले सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हमने 174 यूटिलाइज किया 11,94 में से, तो इट विल बिकम दिस वन। तो एक्चुअल टैक्स पेबल जो आएगा वो आएगा, ये तो जाना ही है, मतलब 14 लाख तो जाना ही जाना है, 14,48,000 और 1274 को हमें कंसिडर करना है मिनिमम टैक्स। जो डिफरेंस रहेगा उतना ही क्रेडिट हम ब्लॉक कर सकते हैं। सिमिलर सिचुएशन 1920 के अंदर मेट के अकॉर्डिंग ज़्यादा है, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग कम है, तो मेट के अकॉर्डिंग हमारा पेबल आएगा, जितना दोनों का डिफरेंस आएगा वो हमारे पास अवेलेबल रहेगा और वो ऐड हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट 2021 के अंदर मेट के अकॉर्डिंग कम है, टैक्स के अकॉर्डिंग ज़्यादा है, तो हमें जो क्रेडिट एग्जॉस्ट करना है वो हम कितना कर सकते हैं? हमारे पास मैक्सिमम है 15 लाख का, और अगर मैं डिफरेंस निकालूं इन दोनों का, तो इसमें हमारा जो डिफरेंस आता है आप देखिए वो आ रहा है 45, और अगर इसको 20 लैक्स के समथिंग, पर हमारे पास अवेलेबल है 15 लैक्स, तो हम इतना ही ले सकते, क्योंकि जो मैक्सिमम सेट ऑफ होगा वो इन दोनों का डिफरेंस होगा, और हमारे पास अवेलेबल है 1560, तो ये पूरा का पूरा सेट ऑफ हो गया, आगे कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ। तो इसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ पाएंगे कि क्रेडिट किस तरीके से यूटिलाइज होता है। मेड क्रेडिट के अंदर भी कुछ चेंजेस हुए। टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट जो आया था 2019 पे हैज़ रिड्यूस द रेट ऑफ मेड, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया 15% हो चुका है इस असेसमेंट ईयर के लिए। आप नोट भी डाल सकते हैं कि हमने 15% कंसिडर किया गया है। डोमेस्टिक कंपनी जो 115B AA जो हमने बात की थी 22% और 15% की, उनके लिए मेट की अप्लीकेबिलिटी नहीं रहेगी 115GB की। एक कंपनी ऑप्टिंग फॉर सेक्शन 115B AA असेसमेंट ईयर 2021 एंड इज सब्सिक्वेंट ईयर कैन नॉट सेट ऑफ मेड क्रेडिट। कहने का मतलब ये है, अगर किसी कंपनी ने BAA ऑप्ट किया कंसेशनल रेट वाला, तो अगर उसके पास अवेलेबल क्रेडिट है नेक्स्ट ईयर में, तो वो नहीं मिलने वाला, सेट ऑफ नहीं कर सकती। यहाँ एक और चेंजेस था 115 BBD concessional rate of tax to dividend received from foreign specified companies. In case of dividend received by an Indian company minded foreign company से in which Indian company holds 26% or more, थोड़ा सा substantial holding है in nominal value of share, तो 115 BBD provides कि concessional rate लगेगा 15%, सरचार्ज जो है वो लगेगा ही लगेगा, स्पेशल रेट, और कोई डिडक्शन नहीं मिलने वाले इस पे। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, कोई भी डोमेस्टिक कंपनी है 15%, और कोई भी अमाउंट डिक्लेयर डिस्ट्रीब्यूटेड पेड हुआ बाय वे ऑफ डिविडेंड 222E इसमें कवर नहीं होगा, जिसपे हम लोन पे प्राइवेट लिमिटेड क्लोजली हेल्ड कंपनी को अगर लोन दिया जाता है वो वाला, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से चाहे डिक्लेयर करो चाहे करंट में से, ये टैक्स लगने वाला है। The above dividend distribution tax resulted in cascading effect in the case of a holding company declaring dividend out of dividend received from its subsidiary. अगर subsidiary से cascading, यहाँ देखना हम बात कर रहे हैं cascading effect की। cascading effect में क्या हो रहा है कि cascading effect के अंदर अगर dividend received हो रहा है subsidiary से holding को, तो एक बार टैक्स दिया, अब अगर होल्डिंग कंपनी दोबारा इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो फिर वो दोबारा टैक्स देने वाली है उसी पे, इसलिए इस कैस्केडिंग इफेक्ट को रोकने के लिए ये डिडक्शन अलाउड किया गया। व्हेन ए होल्डिंग कंपनी रिसीव डिविडेंड फ्रॉम इट्स सब्सिडियरी एंड इन द सेम फाइनेंशियल ईयर, माइंड इट सेम फाइनेंशियल ईयर, सेम होना चाहिए, तो द होल्डिंग कंपनी डिक्लेयर्स डिविडेंड टू इट्स शेयर होल्डर, डिविडेंड टैक्स शैल बी पेबल ऑन द फॉलोइंग अमाउंट। कौन कौन सा अमाउंट? सिंपल सा है, डिविडेंड इज डिक्लेयर डिस्ट्रीब्यूटर और पेड बाय द होल्डिंग कंपनी, बराबर है मानो 100 रुपये, और डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम होल्डिंग कंपनी फ्रॉम सब्सिडियरी, ध्यान रखना माना 60 रुपये मिला उसको, तो जो बैलेंस अमाउंट 40 है उस पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना है। यहाँ एक मेजर चेंजेस हुआ, यहाँ पहले जो सब्सिडियरी कंपनी थी, आप देखोगे सब्सिडियरी कंपनी इज ए डोमेस्टिक कंपनी, बट अब नाउ
सब्सिडियरी कंपनी इज ए फॉरेन कंपनी एंड डिविडेंड रिसीव्ड बाय द होल्डिंग कंपनी। तो अब यहाँ फॉरेन और डोमेस्टिक दोनों को कवर कर लिया गया है। वापस से जो ये सब्सिडियरी कंपनी से हमें रिसीव होता है उसमें स्टार मारा है। सब्सिडियरी कंपनी इज ए डोमेस्टिक कंपनी एंड इट हैज़ पेड टैक्स अंडर सेक्शन 150 नो, बराबर है, डोमेस्टिक कंपनी है तो पे करेगी। व्हेन डिविडेंड इज पेड टू द होल्डिंग कंपनी, तो टैक्स लग गया। सब्सिडियरी कंपनी से फॉरेन कंपनी, अब फॉरेन कंपनी तो पे नहीं करने वाली 150 नो में, क्योंकि वो फॉरेन कंपनी और उससे डिविडेंड रिसीव्ड होता है होल्डिंग कंपनी को। तो सब्सिडियरी कंपनी इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ होल्डिंग कंपनी। जो डिविडेंड मिला तो होल्डिंग कंपनी के हाथ में वो टैक्सेबल है और 115 BBD में उसको टैक्स देना पड़ेगा। कहने का मतलब होल्डिंग कंपनी से मिलता है तो होल्डिंग कंपनी ने टैक्स दे दिया डिविडेंड देते समय, तो यहाँ कुछ नहीं देना, लेस कर देंगे। और अगर सब्सिडियरी कंपनी फॉरेन कंपनी है, बाहर से डिविडेंड आ रहा है, तो वो वहाँ DDT नहीं लगता। वो क्या करेगी, जो रिसीव हुआ होल्डिंग कंपनी वो टैक्स नॉर्मल कोर्स में दे देगी। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड विच एवर इज अर्लियर लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। कोई भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लेस नहीं होने वाला इनकम में से, और इन 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ डिले अगर होता है नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स तो वो पे करना पड़ेगा। और ये जमा कब कराना पड़ेगा, विद इन 14 days फ्रॉम द डेट। इन दोनों में से जो भी पहले हैं उसके 14 दिन के अंदर, 14 डे के अंदर अंदर हमें जमा कराना पड़ेगा, अदरवाइज इंटरेस्ट अप्लीकेबल हो जाएगा। ग्रोसिंग अप ऑफ डिविडेंड भी एक इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। अगर डिक्लेयर करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, डोमेस्टिक कंपनी है फिर डिस्ट्रीब्यूट करती है डिविडेंड 245 lakhs का एंड रिसीव डिविडेंड 50 lakhs फ्रॉम इट्स सब्सिडरी, तो जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगेगा वो 195 पे लगेगा। पर इसको ये माना जाएगा कि ये जो 195 है वो कवर करते हुए है टैक्स को, राइट। तो जो हमने ग्रोसिंग अप डिविडेंड किया तो वो डिविडेंड 15 रेट है डिविडेंड की, ये मान लिया कि 100 था तो 85 जो है हमें मिला डिक्लेयर करने के बाद। डिविडेंड की जो टैक्स रेट है तो 15 डिवाइडेड बाई 85 195, तो 39 ग्रोसिंग अप हुआ डिविडेंड, और 195 प्लस 39 मेकिंग 234 lakhs। अब 234 पे हमने 15% जो भी है टैक्स रेट लगाया, सरचार्ज लगाया और सेस लगाया, और दैट विल बिकम 40.884। इस तरीके से हमें ग्रोसिंग अप करना पड़ेगा। ये एक और ध्यान रखने वाली है, नो DDT ऑन ए बीइंग अ यूनिट लोकेटेड इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर IFSC डिराइविंग इनकम सो ओनली इन कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज फॉर एनी असेसमेंट ईयर ऑन एनी अमाउंट डिक्लेयर डिस्ट्रीब्यूटेड और पेड बाय सच कंपनी बाय वे ऑफ डिविडेंड, इंटरिम हो चाहे अदरवाइज हो, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2017 आउट ऑफ इट्स करंट इनकम आइदर इन द हैंड्स ऑफ कंपनी और द पर्सन हु इज रिसीविंग। कोई DDT नहीं लगने वाला, जो रिसीव कर रहा है उस पर भी और जो पे कर रहा है। पर किसको, ये ध्यान रखने वाली बात है, किसको नहीं लगने वाला, यूनिट लोकेटेड इन IFSC सेंटर। बाई बैक पे अब एक और चेंजेस हुआ 5 जुलाई से पहले क्या था, ओनली बाई बैक अनलिस्टेड शेयर्स ऑफ ए डोमेस्टिक कंपनी विल अट्रैक्ट एडिशनल इनकम टैक्स। यानी अनलिस्टेड डोमेस्टिक जो कंपनी थी उसका अगर बाईबैक करते थे तो एक एडिशनल टैक्स देना पड़ता था, और वो एडिशनल टैक्स कंपनी देती थी जो बाईबैक करती थी, और हैंस जो होल्डर थे उनके हाथ में ये एग्जम्प्ट होता था क्योंकि कंपनी ने टैक्स दे दिया। अब सिचुएशन क्या हुई, यहाँ ध्यान रखना, यहाँ अनलिस्टेड शेयर्स ऑफ ए डोमेस्टिक कंपनी। अब यहाँ ऑन और आफ्टर 5/7/19 क्या कर दिया गया, नाउ ऑल डोमेस्टिक कंपनी वेदर लिस्टेड और नॉट, सबका टैक्स कौन पे करने वाला है, एडिशनल टैक्स कंपनी। नाउ सिचुएशन आप देखना, थोड़ा सा मैंने समराइज किया है। अगर टैक्सेबिलिटी इन द हैंड्स ऑफ कंपनी, बाईबैक ऑफ शेयर हुए डोमेस्टिक कंपनी के, तो सब्जेक्ट टू एडिशनल टैक्स लगेगा, बराबर है, रेट के अकॉर्डिंग। और बाईबैक, क्या शेयर होल्डर को टैक्स देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। रीज़न, क्योंकि टैक्स दे दिया है कंपनी ने, चाहे डोमेस्टिक लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बाईबैक ऑफ शेयर बाय ए कंपनी अदर देन डोमेस्टिक कंपनी, ये ध्यान रखना, ये डोमेस्टिक कंपनी पे है, तो अदर देन डोमेस्टिक कंपनी है तो उसको कोई टैक्स नहीं देना। अगर उसको टैक्स नहीं देना तो कैपिटल गेन कौन देगा, शेयर होल्डर या जो भी होल्डर है सिक्योरिटी का, वो देने वाला है। अब बात करते हैं थर्ड की, बाईबैक ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। अब अदर देन शेयर्स अगर कोई स्पेसिफाइड सिक्योरिटी है तो कोई सब्जेक्ट नहीं है और टैक्सेबल होगा कैपिटल गेन में इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। इस तरीके से आप देखिए, हमने कोशिश की ये समझने की कि जो
असेसमेंट है 115 जेबी, इंड एस कंप्लायंस, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, एक समअप किया हमने। ये वीडियो हेल्प करेगा आपको इन असेसमेंट को और अच्छी तरीके से समझने में। एग्जाम्पल के साथ एग्जाम का भी लिया। थैंक्स ए लॉट। थैंक यू।